और एक तरफ तो पूरा बाजार मतलब निफ्टी और सेंसेक्स अमेरिकी फेडरल रिजर्व की खबरों पर जश्न मना रहा है। बिल्कुल, तेजी का माहौल है। हाँ, और वही दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक अपने 52 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर है। तो मतलब ये बाजार की तेजी के बीच इतनी बड़ी गिरावट, ये कुछ अजीब है। चलिए, हमारे पास जो ये स्रोत हैं, इनको जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, और ये समझने के लिए हमें सिर्फ स्टॉक प्राइस से आगे देखना होगा। ये कहानी असल में भारत की दो सबसे बड़ी जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो मतलब मामला काफी गहरा है। तो इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है? देखिए, कंपनी पर ना एक तरह से दोहरी मार पड़ी है। सबसे पहले तो ईडी ने फीमा के तहत एक्शन लिया है। फीमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हाँ, तो उन्होंने कंपनी के 13 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं और लगभग समझिए 55 से 78 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली है। 13 बैंक खाते? इससे तो कंपनी का रोज का काम करना ही मतलब लगभग नामुमकिन हो गया होगा। पर ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? तो ईडी का आरोप यह है कि जो जयपुर रिंगस हाईवे प्रोजेक्ट था ना, हाँ, उसके फंड को शेल कंपनियों के जरिए देश के बाहर भेजा गया। ओके। और इसे छिपाने का तरीका भी बड़ा क्लासिक है। दिखाया यह गया कि पैसा पॉलिश और अनपॉलिश्ड हीरो के इंपोर्ट के लिए है, जबकि असल में कोई हीरे आए ही नहीं। अच्छा, तो ये तो एक टिपिकल ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लग रहा है। बिल्कुल। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई हो गई, क्या ग्रुप पर और भी कोई कानूनी दबाव है? यही तो इस संकट की सबसे बड़ी बात है। ईडी के अलावा सीबीआई भी एक अलग मामले की जांच कर रही है और ये मामला ग्रुप की दूसरी कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़ा है। रिलायंस होम फाइनेंस? हाँ, उन पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 228 करोड़ रुपए की लोन धोखाधड़ी का आरोप है। और जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है, बात सिर्फ कंपनी तक तो रहती नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रमोटर परिवार का नाम भी शामिल है इसमें। बिल्कुल, और यही निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। सीबीआई की जो एफआईआर है, उसमें चेयरमैन अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी का नाम है। ओह। आरोप यह है कि जब ये कथित धोखाधड़ी हुई, तब वो कंपनी के रोजमर्रा के मामलों और व्यावसायिक फैसलों के लिए जिम्मेदार थे। जब प्रमोटर परिवार की अगली पीढ़ी पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो निवेशकों का भरोसा तो पूरी तरह से टूट जाता है। बुरी तरह से। तो ये समस्या सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, ये तो पूरे ग्रुप में फैलती दिख रही है। हमारे स्रोतों में रिलायंस पावर का भी जिक्र है। उसका क्या कनेक्शन है इस सबसे? हाँ, ये एक बहुत जरूरी कड़ी है। रिलायंस पावर पर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 68 करोड़ रुपए की एक फर्जी बैंक गारंटी देने का आरोप है। फर्जी बैंक गारंटी मतलब जांच में पता चला कि ये गारंटी फिलीपींस में एक ऐसे बैंक की शाखा के नाम पर थी जो मौजूद ही नहीं है, और इसकी पुष्टि के लिए फर्जी ईमेल डोमेन का इस्तेमाल किया गया। अरे बाप रे, मतलब ये तो एक पैटर्न जैसा लग रहा है। हाँ, इसे हम संक्रामक प्रभाव या कंटीजेंट इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। जब एक के बाद एक ग्रुप कंपनियों पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो पूरे ग्रुप के लिए भविष्य में सरकारी ठेके हासिल करना वो लगभग नामुमकिन हो जाता है। और रिलायंस इंफ्रा जैसी कंपनी के लिए तो ये एक तरह का अस्तित्व का संकट है। बिल्कुल। तो इन सब कानूनी और गवर्नेंस की समस्याओं का असर कंपनी की वित्तीय सेहत पर कैसा दिख रहा है? मतलब आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े भी वही कहानी कह रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी का पीई अनुपात सिर्फ 1.8 है। सिर्फ 1.8? हाँ, जबकि इसी सेक्टर में टाटा पावर और अडानी पावर जैसी कंपनियां 23-24 के पीई पर ट्रेड कर रही हैं। और तो और ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के सिर्फ 24% पर ट्रेड कर रहा है। तो बाजार साफ साफ कह रहा है कि वो इसे एक संकटग्रस्त संपत्ति मान रहा है, कोई निवेश का मौका नहीं। बिल्कुल। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? संक्षेप में रिलायंस इंफ्रा के साथ हो क्या रहा है? तो असल में ये एक गहरा संकट है। एक, बैंक खाते फ्रीज होने से लिक्विडिटी का संकट। सही है। दूसरा, ईडी और सीबीआई जांच से कानूनी संकट। और तीसरा, जो सबसे गंभीर है, वो है गवर्नेंस का संकट, जिसमें प्रमोटर परिवार खुद शामिल है। बाजार की आज की जो प्रतिक्रिया है, वो इन्हीं जोखिमों को दिखाती है। ये कोई अचानक आई गिरावट नहीं है। सही बात है। ये तो कंपनी के भविष्य पर उठे गंभीर सवालों का नतीजा है। ये पूरी स्थिति एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जब कोई कंपनी जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से इतनी गहराई से जुड़ी हो, उस पर वित्तीय गड़बड़ी के इतने गंभीर आरोप लगते हैं, तो नियामकों की जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है?
मतलब कथित पुरानी गलतियों की सजा देते समय ये संतुलन कैसे बनाया जाए कि कंपनी जो जरूरी सार्वजनिक सेवाएं दे रही है, जैसे किसी बड़े शहर में बिजली पहुंचाना, उस पर कोई बुरा असर न पड़े।